सेल। तो कैपिटल गेन निकालने के लिए भी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेल कंसिडरेशन लिखेंगे कि हमें बेचने के बदले में क्या मिला। फिर हम कम करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ठीक है, देखो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको अगर लॉजिकली समझ लोगे तो रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सेल कंसिडरेशन आपने कितने में एसेट बेची, ट्रांसफर एक्सपेंसेस कि अगर बेचने के लिए आपने कोई ब्रोकरेज, कोई कमीशन, ऐसा कुछ पेमेंट किया है तो वो लेस कर दो। तो क्या ये नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। बोलिए, क्या ये नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। जस्ट लाइक कि आपने किसी को दुकान में माल बेचा, उसमें आपने उसको डिस्काउंट दिया, तो आपने किया क्या लिखा, सेल प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो नेट सेल प्राइस। तो वैसे ही कुछ हम यहाँ लिख रहे हैं। अब फायदा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फायदा निकालने के लिए हमें उस असेट की कॉस्ट को कम कर देना है। बाकी चीजें तो हम कर चुके हैं, हमें और क्या करना है, उस असेट की कॉस्ट को कम कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बोलिए, अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस असेट को हमने कितने में खरीदा था वो हम कम कर दें तो क्या फायदा निकल के आ जाएगा। यस, एक चीज और यहाँ पे लेस की जाती है और उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है कि हमने जब असेट एक्वायर करी थी, हो सकता है उसको एक्वायर करने के बाद भी हमने कोई न कोई खर्चा उसके लिए किया हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक घर परचेज किया सपोज, ठीक है, आपने एक घर परचेज किया 10 लाख रुपए में। क्या ये पॉसिबल है कि थोड़े दिन बाद आप उसके ऊपर एक रूम और बनवा लो। ठीक है, 1 लाख रुपए में। तो जब आप बेचोगे तो ऐसा बेचोगे कि सिर्फ नीचे का बेच दिया या पूरा घर ही बेचोगे। तो आपने 15 लाख में पूरा बेच दिया। अब जब पूरा 15 लाख में बेच दिया तो फायदा निकालने के लिए हम 10 लाख रुपए कम करेंगे एज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और 1 लाख रुपए और कम करेंगे एज ए कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। क्या सही कह रहा हूँ। बस, तो इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि बाद में कोई इन्हांसमेंट या एडिशन आपने किया है तो वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में आएगा। ओके, ठीक। अब सुनिए आगे, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ, लॉस हुआ तो कोई बात नहीं, अगर गेन हुआ है तो आप ओके, तो आप एग्जम्पशन भी क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 54 टू 54 जी। ऐसे अलग अलग सेक्शंस हैं, उनमें अलग अलग एग्जम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, चलिए अब देख लेते हैं आगे। अगर आपने एग्जम्पशन क्लेम कर ली तो जो बचा हुआ अमाउंट फंक्शन मिली वो हो जाएगा टैक्सेबल एसटीसी। ओके, एग्जम्पशन गेन करने की कई शर्तें हैं हमारी।
इसलिए अभी आपको वो नहीं, उस पर नहीं जाना है, अभी फिलहाल आपको यहाँ पे जाना है कि हम ये कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे। इज दैट क्लियर? बता दो एक बार, पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया? आसान है? सही। अब बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म की और सुन लो। सबसे पहले आप लिखेंगे वही सेल्स कंसिडरेशन, ठीक है। लेस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसिव, तो बच जाएगा नेट सेल्स कंसिडरेशन। कोई फर्क नहीं है यहाँ तक की कैलकुलेशन में, चाहे वो शॉर्ट टर्म की हो चाहे वो लॉन्ग टर्म की। उसके बाद जब हम कॉस्ट कम करेंगे तो यहाँ पे हम सिंपल कॉस्ट कम नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कौन सी कॉस्ट कम करेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और इम्प्रूवमेंट के लिए भी हम कम करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा एलटीसीसी और एलटीसीएल। अगर फायदा है तो एग्जीबिशन ले सकते हैं कंडीशन फुलफिल करके, तो बच जाएगा टैक्सेबल एलटीसी। अभी बताएंगे बेटा, सब बताएंगे। तो ये है दोनों के फॉर्म। अभी हम सबको समझेंगे, एक एक करके सबको समझेंगे। आवाज क्लियर है? ऑडियो क्लियर है? देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन मतलब क्या? क्या सेल कंसिडरेशन सिर्फ केस में हो सकता है या काइंड भी हो सकता है? देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। सेल कंसिडरेशन का मतलब आपको आपके एसेट के बदले में क्या मिल रहा है। अगर कैश मिल रहा है तो आप कैश ले लीजिए, और काइंड मिल रहा है तो उस काइंड की कैश हम भी ले लीजिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी है ना कि फायदा कितना होगा। समझ रहे हैं? तो कैश मिला तो कैश अमाउंट, और काइंड मिला जैसे कोई भी चीज मिली है तो उसकी मार्केट वैल्यू ले लीजिए। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास आपका सेल कंसिडरेशन निकल के आ जाएगा। ओके, फिर आ जाइए ट्रांसफर एक्सपेंसेस की बात करें। ट्रांसफर एक्सपेंसेस मतलब हमने कोई सामान बेचा किसी ब्रोकर के थ्रू, तो हमें उसकी ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, ठीक है। कोई कमीशन एजेंट के थ्रू बेचा तो हमें कमीशन देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर कोई ट्रांसफर करने के खर्चे लग गए, लीगल एक्सपेंसेस वगैरह, ये खर्चे इसमें आ जाएंगे। असेट को बेचने के रिगार्डिंग हमें कोई खर्चा करना पड़ा तो वो यहाँ पे। फिर आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए हमारी जो कॉस्ट लगती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके इंडेक्स क्या है ये समझते हैं, ठीक है। ये समझने के लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए आपने कोई असेट एक्वायर करी 2018 में, 18-19 में, ठीक है। आपने असेट को एक्वायर किया। 2020-21 जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आपने एसेट को सोल्ड कर दिया। 10 लाख में खरीदा था, 12 लाख में सोल्ड कर दिया। क्या इस दौरान
एसेट की वैल्यू में कोई बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आया होगा। बोलिए। बोलो भाई, क्या इस दौरान फ्लक्चुएशन आया होगा? बिल्कुल आया होगा। आया है तभी तो रेट 10 लाख से 12 लाख है। फ्लक्चुएशन आया तभी तो आपने 10 में खरीदा था, 12 में बिक रहा है ना। वरना तो क्यों बिकता? तो ये 2 लाख का फ्लक्चुएशन ही तो है। एक चीज, पर क्या इस दौरान पैसे की वैल्यू में भी फ्लक्चुएशन आया है क्या? ये बताओ। इस दौरान एसेट की वैल्यू में तो फ्लक्चुएशन है, तभी तो जो चीज आपने 10 लाख में खरीदी थी आज 12 लाख में बिकने को तैयार है। सवाल ये है कि क्या इस दौरान पैसे की वैल्यू में भी फ्लक्चुएशन आया है? यस, वो इंपॉर्टेंट थिंग है। पैसे की वैल्यू कम हो गई एक पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यस, वेरी गुड। पैसे की वैल्यू अकॉर्डिंग टू टाइम कम हो जाती है। ठीक है, मतलब उस दिन मेरे पास जो 10 लाख रुपए थे और मान लो आज मेरे पास 10 लाख रुपए है, क्या बराबर है? उस दिन के 10 लाख और आज के 10 लाख क्या बराबर है? नहीं, बराबर नहीं। आज वाले कम होंगे। उस दिन 10 लाख में मैं जो काम कर सकता था वो काम मैं आज 10 लाख में नहीं कर सकता। आज मुझे उस काम को करने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए होंगे क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। बोलिए, सही कह रहा हूँ? महंगाई बढ़ गई है इसलिए मुझे ज्यादा पैसा चाहिए होगा। तो अब सुनो, कि ऐसे कहना कि 10 लाख में खरीदा 12 लाख में बेचा, 2 लाख का फायदा। अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैंने कोई एसेट 10 लाख में खरीदी और 2 लाख में उसको बेच दी। मैंने कोई एसेट खरीदी और 2 लाख में बेच दी, तो क्या ये सही होगा? क्या हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर नहीं किया? क्या इस कंसेप्ट में हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर नहीं किया? किया है। तो टैक्स वालों ने क्या कहा कि देखो, अगर कम है तब तो आप इसको इग्नोर कर दो, चलेगा, क्योंकि छोटे से पीरियड में कोई बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं आना है। अगर शॉर्ट टर्म है तब तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आप इग्नोर कर, चलेगा, क्योंकि छोटा सा टाइम है। पर अगर लॉन्ग टर्म है तो आप इसे कंसिडर करो। समझ रहे हैं? तो इसलिए हमने यहाँ पे तो लिखा था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और यहाँ पे लिखा था इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पहले तो ये बताओ, ये दोनों वर्ड्स में डिफरेंस समझ में आया कि हमने शॉर्ट टर्म में सीधा कॉस्ट क्यों लिया और लॉन्ग टर्म में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्यों लिखा? ये डिफरेंस समझ में आ गया आपको? ओके, अब चलते हैं आगे। अब हम ये देखते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे हो। आपने जो एफएम में टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा है बेटा, वो नहीं लगाना है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इस चीज को कंसिडर करने के लिए आप इसे टाइम वैल्यू बोल रहे हैं, इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से ही तो होता है। इस चीज को कंसिडर करने के लिए इंडेक्स इशू किए गए हैं, जिनको बोलते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। आपने फर्स्ट ईयर में बीकॉम में पढ़ा होगा, इंडेक्स नंबर पढ़ा है क्या? बीकॉम में फर्स्ट ईयर में इंडेक्स नंबर पढ़ा होगा। वही वैसे ही इंडेक्स यहाँ पे है। इंडेक्स क्या होता है? एक ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। कैसे ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है? सपोज अगर कुछ इंडेक्स नंबर ऐसे चल रहा है तो आप मुझे उसका मतलब बता सकते हैं। 100, 120, 140, 135, हाँ 145 की तो बड़ी है।
तो क्या आप ये कहेंगे कि जो वैल्यू यहाँ पे मान लो 2001 में 100 रुपए की थी, वो वैल्यू इस साल में 180 रुपए की हो गई? मतलब जो सामान 100 रुपए में आ रहा था, अब वो 180 में आएगा। क्या ये ऐसा कर सकता हूँ? अगर मैं इन दो ईयर को कंपेयर करूँ तो, अगर मैं इन दो ईयर को कंपेयर करूँ तो मैं क्या कहूँ कि जो सामान 140 में आ रहा था वो 180 में आएगा? क्या कभी कह सकता हूँ? बिल्कुल। तो जिस साल हमने एक्वायर किया उस साल का इंडेक्स, और जिस साल हमने बेचा उस साल का इंडेक्स, इन दोनों को कंपेयर करके ये पता लगाया जा सकता है कि आज उस चीज की कॉस्ट क्या होती। अगर मैं मेरे पास आज वो चीज होती तो उसकी कॉस्ट क्या होती। तो मैंने आपको बेसिक्स इसका समझा दिया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से लेके चल रहा हूँ, वो आप समझेंगे। एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 1? ये देखिए, एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है कि अब आपने 2006 में एक हाउस परचेज किया एट द रेट 6 लाख, और इस हाउस को आपने सोल्ड कर दिया 2020-21 में एट द रेट 40 लाख। तो इस परचेज प्राइस को और इस सेल प्राइस को कंपेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि आप आज से 15 साल पहले की परचेज प्राइस और आज की सेल प्राइस को कंपेयर करें, ठीक नहीं है। ठीक कब होगा? जब आप या तो यहाँ की सेल और यहाँ की परचेज को कंपेयर करें, या फिर यहाँ की सेल और यहाँ की परचेज को कंपेयर करें। बोलो ठीक कह रहा हूँ? मतलब पॉइंट ऑफ टाइम जो है दोनों का एक होना चाहिए। तो हमें बोला गया कि आप इस कॉस्ट को उठा के यहाँ ले आओ, आप इस कॉस्ट को उठा के यहाँ ले आओ। ये कॉस्ट थी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और इसे आप उठा के यहाँ ले आओ। यहाँ कैसे लाओगे? तो यहाँ लाने के लिए आपको मदद देनी है इंडेक्स नंबर की। कैसे लेनी है? मैं अगर ये कहूँ कि कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दो CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, इस साल का जो इंडेक्स है उससे कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो CII ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। जिस साल हमने लिया था उस साल के ईयर से तो डिवाइड कर दो, उस साल के इंडेक्स से तो डिवाइड कर दो, और जिस साल हमने बेचा उस साल के इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो क्या बात समझ में आती है? 2006-7। ठीक है, तो 2006-7 का इंडेक्स मैं आपको बता दूं कि ये था 120। ठीक है, और अभी का इंडेक्स अगर हम बात करें इस साल का तो ये है 301। तो इस 6 लाख रुपए की कॉस्ट हमें आज की निकालनी है। इस 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हमने कब किया था? 2006-7 में कर दिया था। हमारा पैसा कब इन्वेस्ट हो गया? 2006-7 में हो गया, जिस दिन पैसे की वैल्यू 122 थी। तो क्या मैं ये कहूँ कि 6 लाख, जिस दिन मैंने इन्वेस्ट किया उस दिन वैल्यू 122 थी, और आज वैल्यू 301 है। तो इसका मतलब इतने पैसे आज मेरे पास हों तो दोनों वैल्यू बराबर होती है। मल्टीप्लाई करो एक बार। मल्टीप्लाई करके देना। 14 लाख 83 हजार। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में ये कहूँ कि उस दिन के 6 लाख रुपए और आज के 14,80,327 बराबर है, तो बोलो सही होगा या नहीं? तो अभी तक थी ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और जैसे ही हमने ये किया
ये बन गई इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बोलिए, बात समझ में आती है? जिस दिन ट्रांसफर किया उस साल के इंडेक्स से मल्टीप्लाई, जिस साल खरीदा उस साल के इंडेक्स से डिवाइड। बड़ा आसान है, क्योंकि उस दिन हमने पैसा लगाया था 6 लाख रुपए, वो 122 पे था, उसकी वैल्यू इतनी थी, और आज 301 होनी चाहिए। आज महंगाई इतनी हो गई है। किसी को कोई भी डाउट है तो बोल दो पहले यहाँ पे, क्योंकि मैं फिर इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन करूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। डाउट पूछो बेटा, ऐसे रिपीट करना तो क्या मतलब है? मैं तो 10 बार बोल दूंगा, मैंने तो बोल भी दिया ऑलरेडी। आप ये बताओ किस पॉइंट पे डाउट है। अगर सटीक बेटा पढ़ना है तो आप पॉइंट बोलो। कॉस्ट जो हमारी लगी थी, कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया था, हमें उसको मल्टीप्लाई करना है आज की वैल्यू से, ताकि हमें आज की कॉस्ट पता चले, और डिवाइड करना है उस दिन की वैल्यू से, क्योंकि हमने उस दिन पैसा लगाया था। डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर दिन पैसे की वैल्यू 100 तो नहीं होती ना, सिर्फ बेस ईयर का इंडेक्स 100 होता है। सिर्फ बेस ईयर का इंडेक्स 100 होता है। तो ये करंट ईयर का इंडेक्स है, जिस साल हमने पैसा लगाया था, ये हम उससे डिवाइड करना है। 14 लाख की आज की वैल्यू, हाँ, बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू महंगाई आज उतने रुपए में वो काम होता। या फिर इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर आप 6 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर देते कहीं इतने टाइम पीरियड पे, 6 लाख रुपए आप कहीं और लगाते, तो वो पैसे इतने के बराबर हो जाते आज। ऐसा भी बोल सकते हैं। ये भी तो कह सकते हैं कि 6 लाख रुपए अगर मैं आज कहीं पे इन्वेस्ट कर देता, किसी बैंक में डिपॉजिट करता, तो इस अकॉर्डिंग मुझे इतने पैसे आज मेरे पास होते। सिर्फ समझाने के पर्पज से बोल रहे हैं, बाकी ये महंगाई को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ, ऐसे पर्टिकुलर डाउट पूछा करो, तो उससे क्या होता है कि मुझे भी समझ में आता है कि आपको कहाँ पे दिक्कत आई और आप किस कंफ्यूजन में हैं। ठीक है, सिर्फ इतना करना, सब रिपीट करना, तो इसमें तो पता ही नहीं चलता कि आपको तो कहाँ प्रॉब्लम आई है। चलिए, अब सुनिए आगे। आपने 1996 में 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। आपने 1996 में 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, किसमें? एक घर में। और उससे भी आपने सोल्ड कर दिया 2020-21 में 50 लाख रुपए। ओके, 1996 में आपने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए घर में, मतलब घर परचेज किया था 4 लाख रुपए का, और 2020-21 में आपने उस घर को बेच दिया 50 लाख। अगेन वही बात है कि हमें कैपिटल गेन निकालना है, और कैपिटल गेन निकालने के लिए हमें इंडेक्सेशन करना है। तो इंडेक्सेशन हम कर देते हैं, पर एक प्रॉब्लम है। ये जो इंडेक्स नंबर स्टार्ट हो रहे हैं ना, ये स्टार्ट हो रहे हैं 2001 से। 2001-2 से इंडेक्स नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। बेस ईयर जो हमारा है ना इंडेक्स नंबर का, वो है 2001-2। तो जाहिर सी बात, आप जानते होंगे बेस ईयर का इंडेक्स कितना होगा? 100। बेस ईयर का इंडेक्स कितना होता है हमेशा? 100। अब मुझे बताओ कि इस कॉस्ट को यहाँ कैसे लेके आए। मेरे पास 1996 का इंडेक्स नहीं है। इंडेक्स तो स्टार्टिंग ही 2001 से। बोलो क्या लगता है भाई? इंडेक्स नंबर तो स्टार्ट ही 2001 से है, तो हम 1996 की वैल्यू को आज की वैल्यू पे कैसे लेके आए? बोल क्या लगता है?
ऑडियो आ रहे हैं? बोलते क्यों नहीं अभी? जब ऑडियो आ रहा है तो आपसे कुछ पूछा गया तो उसका जवाब तो दो। जो भी लगता है आपको, क्रिएटिव बनो थोड़ा सा। क्या है, थोड़ा तो क्रिएटिव बनो। क्या होगा, गलत बोल दोगे तो गलत से क्या फर्क पड़ जाएगा? थोड़ा तो क्रिएटिव बनो, थोड़ा तो आप इसमें अपना दिमाग लगाओ कि हाँ कल मेरे साथ तो ये होना चाहिए, ऐसा कर सकते हैं। गलत होगा तो होने दो ना, किस बात का डर है तुमको? या तो आप रिप्लाई करना बंद कर देते हैं, या आप करके सब सर बेस ईयर से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ओके, देखो अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे ना छोटा सा है फिलोसफी पर, सुन लो। आप में से किस किस को व्हीकल चलाना आता है? आप में से किस किस को व्हीकल चलाना आता है? कोई भी, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो। आपने व्हीकल में अपने किसी न किसी से सीखा होगा। हो सकता है किसी ने ड्राइविंग स्कूल में सीखा हो, किसी ने दोस्तों से सीखा हो, और किसी ने फैमिली मेंबर से सीखा हो सकता है। जब भी इन्होंने सिखाया होगा, चाहे ड्राइविंग स्कूल ने सिखाया होगा, चाहे फ्रेंड ने सिखाया होगा, सब फैमिली ने सिखाया होगा, आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। क्या आपको याद है वो इंस्ट्रक्शन? क्या वो इंस्ट्रक्शन याद है आपको सारे? आप वो सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं? नहीं, ना तो वो आपको याद रहते हैं और ना ही आप उन्हें फॉलो करते हैं। मतलब सारे, कुछ याद है, कुछ करते भी हैं, सारे नहीं करते। अच्छा, कभी किसी के साथ ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट होते हुए भी बचा हो? कोई गलती हो गई और एक्सीडेंट होते होते बचा? यस, ये भी हुआ है। पर उस एक्सीडेंट में जो गलती हुई, क्या वो आपको आज तक याद है? कि हाँ मैंने अचानक से ब्रेक लगा दिए थे, मैंने इंडिकेटर नहीं दिया था, या इस वजह से वो एक्सीडेंट हो जाता, बच गया या हो गया? याद। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शनल जो चीजें होती है ना बेटा, वो हमें जल्दी याद होती है। मानते हैं इस बात को? एक्सेप्शनल चीजें हमें जल्दी याद होती है। हम दिन में हजारों लोगों से मिलते हैं, हमें किसी की शक्ल याद नहीं रहती, नाम याद नहीं रहता, पर अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया तो बताओ, क्या वो याद रहता है? आप हजार लोगों से किसी कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, ठीक है, स्माइल पास करते हैं, पर आपको किसी की शक्ल याद नहीं रहती। पर एक जने से आपका झगड़ा हो गया, वो आपको बिल्कुल याद रहता है। ठीक है? तो सेम चीज वही है बेटा। हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम आपको हजार बातें बता रहे हैं। आप इनमें से अभी सब चीजें माइंड में है, थोड़ी देर बाद थोड़ी निकल जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद फिर थोड़ी निकल जाएगी, ठीक है। लास्ट में याद वो रहेगा जो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई है, जो अपने माइंड में उसको सेट किया है, वो याद रहेगा, ठीक है। पर जब आप कुछ पूछते हैं आगे से, ठीक है, या बताते हैं, और चाहे वो गलत ही बताया हो आपने, और उसको जब मैं करेक्ट करता हूँ, तो वो चीज़ आपकी ज़्यादा इफेक्टिवली मेमोरी में स्टोर होती है। समझ रहे बात को? कि आपको ऐसा याद आएगा एग्जाम में कि अच्छा ये पॉइंट तो वो है जो मैंने ये बोला था और सर ने कहा था नहीं ये नहीं होगा, ये होगा। जया सोचेगी कि मैंने कहा था सर बेसियर से ही कर लेंगे, सर ने कहा था नहीं बेसियर से नहीं है, तो करने का तरीका ये होगा। इसलिए कहते हैं बेटा क्रिएटिविटी लगाया करो थोड़ी। और जो भी अपने माइंड में बंद, गिव अप क्यों कर देते हो? उनको स्टार्ट करने से पहले गिव अप कर देते हो, सर पता नहीं आप बता दो, या फिर रिप्लाई देना बंद कर देते हो। सबसे बेस्ट काम है ऑनलाइन क्लास में तो बोलना बंद, 2-4 मिनट टीचर वेट करेगा, अपने आप चला जाएगा। तो बेटा टीचर का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। मेरी एडवाइस आपको यही है कि आपको रिप्लाई करना चाहिए। चलिए, अब देख लेते हैं आगे।
हमें क्या करना होगा, तब हमें बोला कि इंडेक्स करना है, अब करना तो पड़ेगा इंडेक्स पर इंडेक्स नंबर स्टार्ट हो रहा है 2001 से। तो हमें इस कैलकुलेशन को दो पार्ट में करना होगा। दो पार्ट में करने का मतलब, पहले हमें इस वैल्यू को यहाँ लेके आना होगा। अगर किसी भी तरीके से हमने इस वैल्यू को यहाँ पहुँचा दिया तो फिर तो इंडेक्स नंबर अपना काम कर देंगे और वो इसकी आके वैल्यू निकाल देंगे। समझ गए? सवाल है कि ये वैल्यू यहाँ कैसे पहुँचेगी। तो उसको पहुँचाने के लिए एक रूल बनाया गया है, वो रूल मैं आपको बता रहा हूँ। आप लेंगे एक्चुअल कॉस्ट जो इस एसेट की लगी है और FMV ऑन 1 अप्रैल 2001, इस दिन के शुरुआत में, इस ईयर की शुरुआत में कॉस्ट जो आपकी लगी थी और FMV इस दिन की शुरुआत में विच एवर इज हायर। ठीक है, ये फिक्स फॉर्मूला है। क्या है? जो आपकी कॉस्ट लगी है वो, और जो इस दिन की मार्केट वैल्यू है वो, यहाँ की मार्केट वैल्यू, दोनों में जो ज़्यादा हो वो ले लो। तो सपोज करो कि अगर यहाँ की मार्केट वैल्यू है 7 लाख, तो हम लिखेंगे 4 लाख और यहाँ पे लिखेंगे 7 लाख, विच एवर इज हायर 7 लाख। तो इसका मतलब यहाँ की वैल्यू हमारी हो गई 7 लाख। तो क्या इन्होंने इस दौरान जो महंगाई बढ़ी उसको कंसीडर कर लिया यहाँ? ठीक है। अब कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ पे 3 लाख होते तो क्या होता, तो वो भी सुन लो। मान लो यहाँ 3 लाख होते तो मैं यहाँ लिखता 3 लाख और यहाँ पे मेरा आंसर आता 4 लाख। तो जितनी हमारी कॉस्ट लगी थी वही आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि महंगाई तो बढ़ी ही नहीं है। जो सामान 4 लाख में मिल रहा था वो आज 3 लाख में मिलने को तैयार है, मार्केट वैल्यू 3 लाख है। इसका मतलब महंगाई तो बढ़ी ही नहीं है। तो आपकी जो कॉस्ट थी वही आपकी कॉस्ट अभी है। बोलिए, बात समझ में आ गई? ये रूल दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगर मार्केट वैल्यू बढ़ी है तो हम आपकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, अगर मार्केट वैल्यू नहीं बढ़ी है तो हम आपकी वैल्यू को वहीं रख रहे हैं। समझिए? तो ये फॉर्मूला जैसे आप लगाएंगे, ये फॉर्मूला जैसे ही आप लगाएंगे, आपकी वैल्यू बढ़ के कहाँ चली जाएगी? इस डेट की वैल्यू पे आ जाएगी। अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है, अभी तक यहाँ पहुंची है 7 लाख। ठीक है? ये कंसेप्ट इंटेंजिबल एसेट पे एप्लीकेबल नहीं होता है, नॉट एप्लीकेबल ऑन इंटेंजिबल एसेट। ओके, अब सुनो आगे। जब ये कॉस्ट यहाँ पहुंच गई 2001 पे 7 लाख रुपए, तो क्या अब इसको यहाँ ले जाना आसान है? सेम वही कंसेप्ट लगा दो, 7 लाख मल्टीप्लाई बाय, इस साल का इंडेक्स कितना था? 301 डिवाइड बाय, बताओ कौन से ईयर के इंडेक्स से डिवाइड करूँ? कौन से ईयर के इंडेक्स से डिवाइड करूँ? 2001, बिल्कुल 100 से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि अब तो कॉस्ट हमारे पास यहाँ की है ना, तो हम 2001 के इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास यहाँ कितनी आ रही है? 21,07,000 आ रही है। माइक किसी का ऑन है? ऑफ कर लो। सत्य, क्या बोल रहे सत्य? चलिए, ओके, बोलिए, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया? अगर ईयर ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 2001 से पहले है तो आपको ये वाला, कहाँ, कोई बात नहीं बेटा, ये वाला कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? किसी के कोई भी डाउट है तो बोल दो। और ये सारी प्रोसेस सिर्फ लॉन्ग टर्म में होगी, शॉर्ट टर्म में नहीं होगी। चलिए, अब इसके बाद मैं इसमें एक पॉइंट और एड ऑन कर रहा हूँ, अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं है तो। इसी में एक पॉइंट और एड ऑन कर रहा हूँ, विच इज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। हाँ,
एफएमवी मतलब फेयर मार्केट वैल्यू, एफएमवी मतलब फेयर मार्केट वैल्यू। चलिए, अब मैं इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सुनो, इसी एग्जांपल में वापस आ रहे हैं। 2006-07 में हमने एसेट एक्वायर करी 6 लाख में, और 2020-21 में बेच दी 40 लाख। मान लीजिए इस दौरान आपने कोई इम्प्रूवमेंट भी करवाया, यहाँ ले लेता हूँ। 2015-16 में आपने 2 लाख रुपए का खर्चा और किया। 2 लाख रुपए का खर्चा आपने 15-16 में और किया था इस एसेट के ऊपर, इस घर के ऊपर। तो क्या प्रॉफिट निकालते टाइम पे इस 40 लाख में से ये तो कॉस्ट करनी है, क्या हमें इम्प्रूवमेंट भी कम करना है? बोलो, क्या हमें इम्प्रूवमेंट भी कम करना है? यस। और इस इम्प्रूवमेंट को भी क्या हमें यहाँ लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी तो प्रॉब्लम आएगी। पैसा लगाया हमने 15-16 में और बेच रहे हैं 20-21 में, तो क्या इस पैसे का भी इंडेक्स होना चाहिए? यस, डेफिनेटली होना चाहिए। और डेफिनेटली जब इसका इंडेक्स होना चाहिए, तो क्या कोई तरीका अलग होगा या वही तरीका चल जाएगा? तो हम लिखेंगे 2 लाख मल्टीप्लाई बाय, इस साल का इंडेक्स कितना है 301, डिवाइड बाय 15-16 का इंडेक्स कितना है 254। ये इंडेक्स आपको कहाँ से पता चलेंगे? ये आपको लिस्ट दे दी जाएगी, आपको वहां से देखना है। एग्जाम में दिए हुए आते हैं, अभी आपको लिस्ट दे दी जाएगी, आपको वहां से देखना है। तो 2 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 301 और डिवाइड बाय 254 कितना होता है? 237,007। ये भी हम कम कर देंगे, यहाँ पे 237,007। दैट्स इट। बताइए, क्या आसान है? नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं इस एग्जांपल में कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पुट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हमने 1996 में एसेट ली थी, 1998 में इम्प्रूवमेंट करवाया 1 लाख रुपए का, और 2010-11 में भी इम्प्रूवमेंट कराया 2 लाख रुपए का। 2 बार इम्प्रूवमेंट करवाया, एक बार करवाया था 1998 में और एक बार कराया था 2010-11। क्या 2010-11 के इम्प्रूवमेंट को हम ऐसे ले जाएंगे जैसे अभी हम इसको लेके गए थे? 2010-11 के इम्प्रूवमेंट को भी वैसे ले जाएंगे, 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 301 अपॉन 10-11 का जो भी इंडेक्स होगा वो हम लिख देंगे। ठीक है, 167 ये आ जाएगा हमारा। ये तो यहीं पे समझ में आ गया। सवाल ये है कि 1998 का जो इंडेक्स है, 1998 का जो इम्प्रूवमेंट है, इसको हम यहाँ कैसे लेके जाएंगे? 1998 का जो इम्प्रूवमेंट है उसको यहाँ कैसे लेके जाएंगे, ये मेरा सवाल है। 98 से 2000, ओके ओके, और फिर उससे आगे। ठीक है, अब सुनो, इसको 2001 तक ले जाने के लिए हम क्या करें? कॉस्ट को ले जाने के लिए तो हमने फेयर मार्केट वैल्यू ले ली, इसको ले जाने के लिए हम इसको क्या करें? कोई तरीका है? क्योंकि इम्प्रूवमेंट की तो मार्केट वैल्यू नहीं होती ना। इम्प्रूवमेंट की तो मार्केट वैल्यू नहीं होती ना। कॉस्ट टोटल, जयाकांत तो कुछ ठीक लग रहा है मुझे, टोटल की लेंगे। ठीक है, कॉस्ट ले लेंगे तो फिर इम्प्रूवमेंट कहाँ हुआ? हाँ, कॉस्ट ले लेंगे तो इंडेक्स कहाँ हुआ बेटा? सुनो, मुझे एक बात बताओ, ये जो आपने एफएमवी निकाली थी, सोच के बताओ, ये जो आपने एफएमवी ली थी एसेट की, क्या इसमें ऑटोमेटिकली ये इम्प्रूवमेंट इंक्लूड नहीं हो गया क्या? एक बार सोच के बताओ कैसे। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, बेटर समझ में आएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, उससे और ज्यादा समझ में आएगा। आपने 4 लाख रुपए में ये घर बनाया था, कब? 1996।
1998 में आपने इसके ऊपर एक रूम और बना लिया 1 लाख रुपए लगा के। अब 2001 में आप इसकी ये मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मुझे बताओ ये मार्केट वैल्यू आप सिर्फ इस घर की निकाल रहे हैं, क्या इस रूम की नहीं निकाल रहे हैं? या फिर ये मार्केट वैल्यू पूरे घर की आ रही है? आपने जो ये मार्केट वैल्यू ली होगी यहाँ पे, क्या ये पूरे घर की ली होगी? यस। और जब आपने पूरे घर की मार्केट वैल्यू ली होगी, इसका मतलब ये इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी कॉस्ट में इंक्लूड हो चुका है। समझ गए? इसलिए इसको हम करेंगे इग्नोर। इसको हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। इसे लेस करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी लेस हो चुका है इन फॉर्म ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के रूप में पहले से लेस हो चुका है। आई बात समझ में? तो 1/4/2001 से पहले का अगर कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो हम उसे इग्नोर कर देंगे। 1 अप्रैल 2001 से पहले का अगर कोई इम्प्रूवमेंट है तो हम उसे इग्नोर कर देंगे। मैं दोबारा बता दूं आपको, मैंने आज आपको क्या क्या खास बातें बताई हैं, उनको आप गौर कर लें। यहाँ से बता देता हूँ। हमने कहा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सेल कंसिडरेशन लेना होगा दोनों ही जगह पे, जिसका मतलब है कैश है तो कैश, और अगर काइंड में है तो उसकी मार्केट वैल्यू। ट्रांसफर के खर्चे दोनों में लेस करने हैं, जिसका मतलब है हमने कोई ब्रोकरेज दी है, हमने कोई कमीशन दिया है, या हमने कोई लीगल चार्जेस दी है, तो वो लेस कर दें, तो हमारे पास नेट सेल अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर शॉर्ट टर्म है तो जितने में एक्वायर किया था सीधा कम कर देंगे, और लॉन्ग टर्म है तो हम उसका इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन कैसे करेंगे वो भी हमने बात करी। अगर इंप्रूवमेंट हुआ है तो इंप्रूवमेंट लेस कर देंगे सीधा, और यहाँ पे इंडेक्स इंप्रूवमेंट कम कर देंगे। ठीक है। शॉर्ट टर्म निकल के आ जाएगा और लॉन्ग टर्म निकल के आ जाएगा। एग्जम्पशन की बात हम बाद में करेंगे। फिर हमने इंडेक्सेशन की बात करी, जिसमें हमने ये कहा कि CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स तो काम में लिया जाता है इंडेक्स कॉस्ट निकालने के लिए। जिस साल हमने एक्वायर किया था उससे डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट को। ठीक है। और जिस साल हमने ट्रांसफर किया उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास इंडेक्स कॉस्ट निकल के आ जाती है। ठीक है। अगर कोई असेट 1 अप्रैल 2001 से पहले की है तो उसकी कॉस्ट और FMV विच एवरेज हायर जो होता है वो हम 2001 की वैल्यू लेते हैं, और आगे की कैलकुलेशन इसी फॉर्मूले के बेस पे कर लेते हैं। ठीक है। और वो कंसेप्ट इंटेंजिबल एसेट पे नहीं लगता है। इम्प्रूवमेंट की बात करें तो इम्प्रूवमेंट का भी इंडेक्स हम कर देते हैं इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन, पर 1/4/2001 से पहले के इम्प्रूवमेंट को कंसिडर नहीं किया जाता है। इज दैट क्लियर? फाइनली कमेंट बता दो यहाँ तक। चलिए आगे देख लेते हैं, एक पॉइंट और देखिए, एक पॉइंट और देख लेते हैं आज। एक पॉइंट और बता रहा हूँ आज का, सेक्शन 51। आज का सेक्शन है 51, एक और कर लेते हैं हम क्योंकि टाइम है हमारे पास। एडवांस मनी फॉरफिट। एडवांस मनी फॉरफिट क्या मतलब है? आपने शेयर वाला चैप्टर पढ़ा है, शेयर एप्लीकेशन वाला, कंपनी अकाउंट में पढ़ा होगा लास्ट। वैसे कंपनी अकाउंट कभी आपसे स्टार्ट नहीं हुआ, फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा। शेयर एप्लीकेशन का जब पैसा हम हमें पैसा नहीं मिलता तो क्या हम उसे फॉरफिट कर लेते हैं? अगर हमें शेयर पे कॉल नहीं मिलती है, अगर हमें शेयर पे कॉल नहीं मिलती है तो क्या हम शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं?
तो वैसा ही कुछ कंसेप्ट है यहाँ पे, सुनो क्या है। ये कंसेप्ट लगता है रियल इस्टेट ट्रांजेक्शन के, मतलब कि लैंड एंड बिल्डिंग के। जब आप कोई सौदा करते हैं तो क्या आप एक टोकन मनी पेमेंट करते हैं, इसको हम एडवांस मनी भी बोल सकते हैं। बोलो, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बेचने का सौदा करते हैं तो क्या आप कोई टोकन मनी या एडवांस मनी का पेमेंट करते हैं। कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि दो लोगों ने बेचने का सौदा किया, ए होल्ड कर रहा है और बी परचेज कर रहा है। ठीक है, एक हाउस की बात चल रही है। बी ने कहा साहब मुझे आपका हाउस पसंद आ गया, मैं खरीदने को तैयार हूँ। ए ने कहा मैं 40 लाख में बेचने को तैयार हूँ। दोनों एग्री हो गए। अब बी ने कहा कि साहब मैं आज नहीं लूंगा, मैं 2 महीने बाद लूंगा। ए कहता है साहब मुझे तो यकीन नहीं है, कोई दूसरा आएगा तो मैं उसको बेच दूंगा। बी कहता नहीं साहब आप दूसरा कोई आए उसको मत बेचना, अपना सौदा पक्का है। ठीक है, ये कहेगा साहब ऐसे तो कोई पक्का नहीं है, आप कुछ एडवांस दो तो बात करें। तो ए ने, हाँ बी ने सॉरी, ए को 2 लाख रुपए दिए और कहा कि 2 लाख रुपए ले लो एज ए एडवांस या टोकन मनी। ठीक है, अगर सौदा नहीं हुआ 2 महीने के अंदर तो आप ये 2 लाख रुपए रख लेना। ठीक है, ये एज ए सिक्योरिटी आपको हम दे देना। और अगर हो गया तो मैं आपको बैलेंस 38 लाख का पेमेंट कर दूंगा और अपना काम हो जाएगा। बताइए, ऐसा प्रैक्टिकली सबने देखा हुआ है, सुना हुआ है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको लगता हो नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता। अब हमारा सवाल ये है कि 2 महीने में ये सौदा नहीं हुआ, 2 महीने में ये सौदा नहीं हुआ, तो इसने ये 2 लाख रुपए जब्त कर लिए। इस बंदे ने ये 2 लाख रुपए जब्त कर लिए। किसका कदम, ये अपने घर, ये अपने घर। इस 2 लाख का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, ये हमें पता करना होगा। इस बंदे के लिए ये 2 लाख रुपए का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा मिस्टर ए के लिए, क्योंकि एसेट तो बिकी नहीं, एसेट तो बिकी नहीं ना, एसेट तो इसके पास रह गई क्योंकि सौदा कैंसिल हो गया, और 2 लाख रुपए इसने और फॉरफिट कर लिया। तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो, वो है एडवांस मनी फॉरफिटेड सेक्शन 51। देखिए, पहले बिफोर 1 अप्रैल 2014 इसको लेके रूल था कि अगर आप कोई ऐसा पैसा फॉरफिट करेंगे तो उसे क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इनकम टैक्स वाले सीधा सिंपल कहते थे कि बेटा तुमने ये एसेट कितने में खरीदी है, ये कहते साहब मैंने 18 लाख में खरीदी। बोले ठीक है, तुमने 18 में खरीदी थी, तुम इसको 40 में बेचना चाहते थे, बदले में तुम्हें 2 लाख रुपए एडवांस मिले। असेट तो नहीं बिकी पर 2 लाख रुपए प्रॉफिट हो गए, तो तुम अपनी कॉस्ट को 2 लाख से कम कर लो। अब तुम्हारी कॉस्ट कितनी है, 16 लाख रुपए। तो जब भी तुम बेचोगे अब टैक्सेशन किसके हिसाब से करोगे, 16 लाख। क्या ठीक है गवर्नमेंट का कहना, क्या गवर्नमेंट का कहना ठीक है कि भाई तुमने 18 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे 2 लाख की तुम्हें वसूली हो गई, तो अब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना है, 16 लाख रुपए। दोबारा फॉरफिट करोगे दोबारा कम कर देंगे, तो ऐसे करते जाएंगे। तो प्रोविजन बना दिया गया कि अगर कोई एडवांस मनी फॉरफिट होती है तो उसे आप कॉस्ट में से कम कर देंगे डेट। पर ये प्रोविजन लॉजिकली गलत है, इसमें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए चेंज किया गया और कहा गया ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014 ऐसा नहीं होगा। 2014 के बाद में अगर कोई अमाउंट प्रॉफिट हुआ है तो उसे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानेंगे। उसे क्या माना जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा। कॉस्ट को मत छेड़ो, ये कहते हैं कि आप कॉस्ट को मत छेड़ो, कॉस्ट उतनी रहने दो। 18 लाख, 2 लाख मिले हैं ना, अदर सोर्स में डाल के टैक्सेबल कर दो, ताकि गवर्नमेंट को भी तुरंत टैक्स मिल जाएगा। अगर हमने कॉस्ट को कम किया तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा क्या तुरंत, बताओ। अगर हमने कॉस्ट में से कम किया तो क्या गवर्नमेंट को इस 2 लाख पे टैक्स मिला,
नहीं मिला। ये तो तब होगा जब ये एसेट बिकेगी, तब वो 16 लाख रुपए लेस करेगा। और अगर हमने इसको सीधा अदर सोर्स में डाल दिया तो गवर्नमेंट को तुरंत टैक्स मिल जाएगा उसी साल। समझ गए? तो इसलिए इसको चेंज कर दिया गया। अभी क्या है फाइनली, अगर आपको क्वेश्चन में एडवांस मनी फॉरफिट दे रखा है और उसकी डेट 1 अप्रैल 2014 से पहले की है, तब तो आप उसे कॉस्ट में से कम करेंगे, क्योंकि चेंज प्रोस्पेक्टिवली हुआ है, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं हुआ है। और अगर बाद की डेट दे रखी है तो आप उसे अदर सोर्स की इनकम बनाएंगे उस ईयर की जिस ईयर में अमाउंट फॉरफिट हुआ है। बता दो भाई, एक बार क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई डाउट है किसी के तो बोल दो।